कुछ सवाल मैं भी आपसे करना चाहता हूं और मेरा सवाल भी आम जनता की तरह है, बिकॉज आजकल पाजी इलेक्शन का दौर चल रहा है। हाँ, सबके मन में एक ही चीज है कि वोट किसको दिया जाए, सरकार किसकी बनेगी। तो मेरे ख्याल से इस सवाल का बेहतर जवाब रजत सर से बेहतर कोई नहीं दे सकता है। तो आपका क्या कहना है सर? मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि इतनी सारी जनता यहां बैठी है कि किसको वोट दें, ये तो जनता तय करती है। पहली बात तो वोट जरूर दें। अब आपका वोट गलत ना हो जाए, ये फैसला गलत ना हो जाए, इसके लिए हमने ऐसी प्रोग्रामिंग तैयार की है जिससे हम आपको हर नेता के बारे में, हर पार्टी के बारे में, हर विचार के बारे में बताएंगे। उसको लगातार आप देखते रहिए और जिस दिन वोट देने जाएं उस दिन आप सही सही अंदाजा लगा सकें, सही आदमी को वोट दें, सही पार्टी को वोट दें, देश को बचाएं। सिद्धू बाजी, और मेरे मन में एक सवाल है कि हमारे देश में जितनी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तकरीबन सबके सब एक काउंसलर से लेके पीएम लेवल के जो उम्मीदवार हैं सब रजत सर के दोस्त हैं। सर, कभी ऐसा नहीं हुआ किसी मंत्री ने आपको कहा हो कि देखो रजत, मेरे बारे में थोड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाना चैनल पे? ऐसा कभी होता है सर? ऐसे ही आज तक तो किसी की हिम्मत हुई नहीं। अच्छा, कोई ये कह दे। लेकिन लोग ये पूछते हैं कि जब आप इतने सवाल पूछते हैं कि क्या ये लोग सुधर रहे हैं, किसी में कोई इंप्रूवमेंट आ रहा है, और मेरा एक ही कहना है, इन लोगों का एक ही नारा है, एक ही स्लोगन है, हम नहीं सुधरेंगे। थैंक यू सो मच रजत सर, आप कॉमेडी नाइट्स में हैं। अभी आपसे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल करने, सो प्लीज आप यहां पे विराजमान हो जाइए। एक बार जोरदार तालियां रजत सर के लिए। सर, आपने आपकी अदालत को शुरू किए हुए 21 साल तकरीबन हो चुके हैं और आपने ढेर सारी हस्तियों के इंटरव्यू किए। तो सबसे ज्यादा मजा या मेमोरेबल मोमेंट आपको क्या लगता है कि कौन से सेलिब्रिटी के साथ, कौन सी हस्ती के साथ इंटरव्यू करने में आपको मजा आया? आज बहुत मजा आ रहा है कपिल शर्मा से सवाल पूछने में। क्या करें सर, करिश्मा ही ऐसा है। मैं जरा लोगों को बताना चाहता हूं जी। पहली बार जब कपिल मुझे मिले तो एयरक्राफ्ट में थे, ये मेरे साथ वाली सीट पर बैठे थे। इन्होंने थोड़ा सा मुझे देखा और जेब से रुमाल निकाला, मुंह पे ऐसे रख लिया और आंख बंद करके सो गए। थोड़ी देर में जब एयर होस्टेस आई, उसने इन्हें खाना देने के लिए उठाया तो ये दूसरे से मुंह करके खाना खा रहे थे। तो मैंने इनको पूछा, मैंने कहा आप ही वो कपिल हैं जो बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं? तो इन्होंने कहा कि सर मैं इतनी देर से मूसली छुपा रहा था, पता नहीं आप क्या पूछ लें। और उस दिन मैंने तय कर लिया था कि एक दिन कपिल शर्मा को कटघरे बिठाकर इनसे सवाल जरूर पूछूंगा। सर, आप लोगों का इंटरव्यू करते हैं, उनके बारे में पता करके लोगों को बताते हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिसका इंटरव्यू करते हैं उसको अपने बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है, इनको ज्यादा होती है। तो सर, आपके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि आपने अपने सफर की शुरुआत कहां से की, कैसे इस मुकाम तक पहुंचे आप? कॉमेडी शो है लेकिन मेरी जो कहानी है वो उतनी सेक्सी, उतनी कॉमेडी वाली नहीं है, दुख भरी है थोड़ी सी। कोई बात नहीं, कॉमेडी शो है, लेकिन एक मैसेज जरूर होना चाहिए लोगों का। कपिल, बचपन मुझे याद है, एक 10 बाई 10 का कमरा था, एक बीमार पिताजी, बीमार मदर और बीमार बहन, 3 लोग और 7 भाई। 10 लोग उस 10 बाई 10 के कमरे में रहते थे। इतनी जगह नहीं थी कि फ्लोर के ऊपर हम सब लोग एक साथ इकट्ठे सो सके, तो तख्ते जैसे लगाए हुए थे, उसके ऊपर एक एक करके सोते थे, एक के ऊपर एक। नहाने के लिए गली के नुक्कड़ पे एक नल था, वहां जाते थे, वहां से हम नहाते और 2 बाल्टी पानी एक बहन के लिए, एक माँ के लिए ले आते थे। पढ़ने के लिए रात को मैं रेलवे स्टेशन पर जाता था क्योंकि हमारे घर में बिजली नहीं थी जी। खाने के लिए कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। कई कई दिन मुझे ध्यान है, अमेरिका से पाउडर के दूध आता था गरीब लोगों के लिए, तो लाइन में लग के वो दूध के डिब्बे ले आते थे और वो दूध से कई कई दिन काम चलता था। कोई यूनिफॉर्म डोनेट कर देता था, कोई किताब डोनेट करता था। एक साधारण कॉरपोरेशन का स्कूल था, उसमें पढ़ते थे। अब माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे और तो उसका एक बड़ी मन में तकलीफ थी और सपने बहुत छोटे छोटे थे, इतने छोटे थे कि बस कहीं बैंक में नौकरी लग जाए, दोनों बैंक में ओवर टाइम मिलता था तो इतने कमा सकें कि 2 वक्त खाना मिल सके। अभी भी वो दिन याद आते हैं तो तकलीफ होती है। पर सर, आपने एक मिसाल कायम की है कि दिल में अगर लगन हो, जज्बा हो, तो कतरा कब समंदर बन जाता है ये पता भी नहीं चलता। एक बार जोरदार तालियां
आज आपने जो बातें शेयर की सर, मेरे ख्याल से बहुत सारे नौजवान ऐसे होंगे जो कई बार किस्मत को दोष देते कि हमारी किस्मत नहीं थी। तो बात वही है, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती, आप खुद लिखते हैं अपने लिए। आपके दिल में जो भी है, जो भी आप करना चाहते हैं, अगर सच्ची लगन से करें तो आप भी वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। मैं कपिल बताना चाहता हूं लोगों को कि सपने देखने चाहिए। हमने तो नहीं सपने देखे थे, लेकिन जो हमारे बाबूजी थे वो सपना देखते थे। घर में टीवी नहीं था तो पड़ोस के घर में हम टीवी देखने जाते थे। उन दिनों क्या होता था, आधी फिल्म सैटरडे को दिखाते थे, आधी फिल्म संडे को दिखाते थे। तो एक दिन जब संडे को बाकी फिल्म देखने गए, शहीद फिल्म थी, तो उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं घर वापस आया तो आंख में आंसू थे। तो बाबूजी ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा हम फिल्म देखने गए थे, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, मैं आधी फिल्म देख नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखें। वाह। और जिन्होंने उस समय कमरा बंद कर लिया होगा अपना, वो बताते होंगे रजत जी इधर ही आते थे फिल्म देखने। सर आपने सैकड़ों लोगों की इंटरव्यू किया, लेकिन आज तक आपको कोई ऐसा सेलेब हो या कोई ऐसी हस्ती हो जिनको अपने शो में लाने में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत हुई हो? फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह, सबसे बड़ा स्टार, सबसे बड़ा एक्टर जिनको मैं मानता हूं, जो इंस्टीट्यूशन है, दिलीप कुमार साहब। जी जी, दिलीप साहब। मेरी बड़ी तमन्ना थी उनको शो में लाने के लिए। मैं उनके घर गया उनसे मिलने के लिए। सुबह 9:30 बजे उन्होंने बिठाया। अच्छा। और शाम को 6:30 बजे तक हम बात करते रहे। अच्छा। उन्होंने कहा कि तो आप दिलीप कुमार को आपकी अदालत में बुलाना चाहते हैं, क्या पूछेंगे आप? तो मैंने कहा दिलीप साहब, हम आपसे वही डिस्कस करने आया हूं। जी। आप पूछेंगे कि ए यूसुफ खान, ए दिलीप कुमार, तुम डायरेक्टर के काम के साथ इंटरफेरेंस करते हो? तो मैंने कहा ये तो पूछेंगे जरूर। उन्होंने कहा कि 23 जून 1973 एक मोहतरमा आई थी सवाल पूछने के लिए। उन्होंने यही सवाल पूछा। तो मैंने उनसे पूछा कि किस बिना पर आप कह रही हैं, क्या कियास सिर्फ अपनी कब्र से आए थे आपसे ये पूछने के, बताने के लिए कि दिलीप कुमार इंटरफेयर करता है? क्या महबूब साहब की रूह आई थी आपको ये बताने के लिए? तो मोहतरमा ने कहा कि नहीं, हमने सुना है। तो सुना है कि बिना पर तुमने दिलीप कुमार से पूछा कि तुम डायरेक्टर के काम से इंटरफेयर करते हो, इंटरव्यू बर्खास्त, गेट आउट। तो मैं डर गया। मैंने कहा नहीं साहब, दिलीप साहब ये फर्ज नहीं पूछेंगे। बेशक आप पूछेंगे। अच्छा। बरखुरदार आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि जनता की अदालत, आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा। और फिर उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि जज कौन होगा? मैंने जावेद साहब का नाम, मैंने कहा जावेद अख्तर साहब। उन्होंने कहा वो अच्छा आदमी है। अच्छा। तो जावेद अख्तर साहब जज होंगे, ये भी तय हो गया। 5-6 दिन बाद मुझे जावेद साहब का फोन आया। उन्होंने कहा कि भाई आपने क्या बात की है दिलीप साहब से? तो मैंने कहा कि वो मुकदमे की बात हुई थी। तो कहा कि यार 5 दिन से मुझे रोज बुला के जजमेंट लिखाते हैं, मुकदमा हुआ नहीं था, मैं फैसला लिख रहा हूं। ये अच्छी बात है, मुकदमा हुआ नहीं और जजमेंट लिखवा रहे, वाह। पर और बड़े परेशान थे जावेद साहब इस बात से। जावेद साहब जिंदगी में कभी इतना परेशान नहीं होगी। दिलीप साहब रोज बुलाते, लिखवा दे, लिखो भी जजमेंट। भाई बताओ जजमेंट क्या लिख रहे हो आप हमारे लिए? ये बहुत बड़ी बात है। भगवान दिलीप साहब को बहुत लंबी उम्र दे, हम सब उनके चाहने वाले। दिलीप साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर आप प्लीज। अच्छा रजत सर, आपको इल्जाम लगाने की जो तकरीबन आदत पड़ चुकी है, आपके शो का फॉर्मेट ही ऐसा है, तो कभी ऐसा भी होता है कि घर पे बात करते करते भी आप इल्जाम लगाएं भाभी जी के ऊपर कि आप पर जनता का इल्जाम है आपने चाय में चीनी कम डाली है? अभी किसी की हिम्मत हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज पर इल्जाम लगाए? कहने का मतलब आप कुछ भी बन जाओ, घर पे आप हस्बैंड ही है। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, रजत जी जब खड़े होते हैं ना अपने पेपर लेके, पूरा चिट्ठा सामने वाले का लेके, तो सामने वाले आदमी के एक्सप्रेशन यूं होते हैं, डरा होता कि पता नहीं कब क्या पूछ ले, सामने वाले की बोलती बंद होती है। लेकिन रजत जी कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसी शख्सियत आई हो कि आपको उन्होंने चुप करा दिया हो, आपकी बोलती बंद हो गई हो? हाँ, अभी रिसेंटली राम जेठमलानी आपकी अदालत में थे, तो मैंने बहुत रिसर्च की थी उनके बारे में। तो मैं उनको बता रहा था साहब हर चीज में आपके डबल स्टैंडर्ड है, हर चीज में आप डबल बातें करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि मुझे पता चला कि आपकी 2 वाइफ हैं। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रोसिक्यूटर,
बोथ माई वाइफ्स आर हैप्पियर देन योर ओनली वाइफ। तो उसके बाद फिर आपने उनको कोई जवाब नहीं दिया? नहीं, अब ऐसी चीज में क्या जवाब दे सकते हैं, मुझे घर भी तो वापस जाना था। रजत जी, आपने 20-21 साल से लोगों से पता नहीं हजारों लाखों सवालात किए। आज हमारे जो जनता है यहाँ पे मौजूद है, वो आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। सो मुझे लगता है कि देखने वालों को बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि पहली बार है कि रजत जी लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। कौन हमारे दोस्त सबसे पहले सवाल पूछ रहे हैं? जी जी मैडम। क्यूटी पाई। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इतने सारे लोगों से सच उगलवाते हैं, पर कभी कोई आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपको कोई ऐसा बंदा मिला हो जिससे आपको सच उगलवाने में मुश्किल आई हो? जब मनमोहन सिंह जी आपकी अदालत में आए थे, तो मुझे लोगों ने कहा कि जो आदमी बोलता नहीं उसको आपने क्यों बुला लिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, ऑपोजिशन लीडर थे। शुरू में तो थोड़ा चुप रहे, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो बहुत जोर से बरसे हुए। एक बार वो बड़े गुस्सा भी हुए और एक बार मुस्कुराए भी। आप क्या करती हैं मैडम? मैं जॉब करती हूँ सर, जॉब के किस डिपार्टमेंट में? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में? यस सर। तो क्या उसमें आप क्या करती हैं? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट? यस सर। रिस्क मतलब कैसे? किसी को ज्यादा लॉस हो जाता है तो उनको हम बचा लेते हैं। कैसे? उनका माल फोड़ देते हैं। माल फोड़ देते? माल फोड़ सर, आप नहीं समझेंगे। फिर भी बताओ ना। नहीं, ये माल कैसे? उनका स्टॉक्स सेल कर देते हैं सर। तो माल फूट जाता है? यस सर। बलून जैसा फूट जाता है। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए के किसी ने शेयर लिए। रजत सर, आई वांट योर हेल्प सर। कपिल वो कह रही है कि आप इतने पढ़े लिखे नहीं है, ऐसी बातों को समझ सके। थैंक यू वंस अगेन सर। किसी दिन रजत सर नहीं हुए ना यहाँ पे, फिर आप आए, फिर बताऊंगा मैं आपको। चलिए, थैंक यू मैम, शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद।